जय तेली समाज, जय संताजी, जय माँ कर्मा देवी, जय राजी माता। तेली समाज ने हमेशा ही अपने देश की आजादी के लिए युद्ध के मैदान पर अपना लहू बहा दिया है। आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी है। इतिहास में तेली समाज के कई शासक हुए हैं जो अपने देश के लिए मर मिट गए। उनमें से सबसे तेजस्वी लेकिन इतिहास में एक दुर्लक्षित शासक हुए हेमू तेली विक्रमादित्य। वे आखिरी हिंदू राजा जिन्होंने दिल्ली पर सार्वभौम हिंदू राजा के तौर पर राज किया। तेली समाज को इन महान सपूतों पर गर्व है। हमें इन पे गर्व है। ये इतिहास हमें आत्मसम्मान, साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। अगर आप तेली समाज से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें तथा इसको लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट करना कतई ना भूलें। तो जानते हैं हेमू तेली के बारे में। हेमू तेली हरियाणा में रेवाड़ी में रहने वाले थे। हेमू को मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच में थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो एक हिंदू राज्य स्थापन करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में या पूरे जीवन काल में कुल 22 लड़ाइयां जीती। इसी के वजह से उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया है। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा जाता है। वे एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनके युद्ध कौशल का लोहा उनके साथियों के साथ साथ उनके कट्टर दुश्मन भी मानते थे। मशहूर इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखते हैं, अकबर के हाथ हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो उन्हें ये हार नसीब नहीं हुई होती। एक और इतिहासकार मुजुमदार आर.सी. मुजुमदार शेरशाह पर लिखी किताब के एक अध्याय में हेमू ऑफ फॉरगॉटन हीरो में लिखते हैं, पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की रीढ़ ही रखी होती। तो देखते हैं उनका जन्म और उनका परिवार। हेमूचंद्र का जन्म 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी गांव के करीब रेवाड़ी में गांव कुतुबपुरा में हुआ था। उनके परिवार में तेलघानी और किराने का काम होता था। अकबर के जीवनकार अबुल फजल उनके लिए बहुत ही तिरस्कार पूर्वक लिखते हैं। उन्हें एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में तेल और नमक बेचा करते थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका पेशा जैसा भी रहा हो, शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में वो सफल रहे। जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। अकबर बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। डाक विभाग और खुफिया विभाग ये भारत में पहली बार हमें उन्हीं के शासनकाल में दिखते। शेरशाह सूरी ने ही उन्हें चालू किया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना में स्थान दे दिया, जो स्थान शेरशाह सूरी के जमाने में ब्रह्मचित गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकीले आला यानी कि प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया था। वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब हम देखते हैं जब दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। जब आदिल शाह को खबर मिली
कि हुमायूं ने वापस आकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी। हेमू ने 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1,000 हाथी, 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। कलापी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग निकल गए। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया था। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगल सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई, पूरी तरह से हार हुई। टार्डी खां किस तरह से अपना जान बचा के पंजाब की तरफ भागने में सफल हुआ, जहां अकबर की फौज पहले से ही मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगवाकर हिंदू राज की स्थापना की घोषणा की और महाराज विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। उन्होंने अपने नाम के सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में अपने गवर्नर नियुक्त किए। तो देखते हैं बैरम खान ने किस तरह से टार्डी खान का कत्ल करवाया। दिल्ली में हार की खबर अकबर तक 13 अक्टूबर 1556 को उनके 14वें जन्मदिन से 2 दिन पहले पहुंची। उस समय अकबर पंजाब में जालंधर में बैरम खान के साथ थे। अकबर के दिल में दिल्ली से अधिक महत्व तो काबुल का था, लेकिन बैरम खान इससे कतई सहमत नहीं थे। पार्वती शर्मा अकबर की जीवनी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती है, अकबर के सामने विकल्प साफ थे, या तो वो हिंदुस्तान के बादशाह बने या लौटकर काबुल में आराम में रहे और सिर्फ क्षेत्रीय राजा बने रहे। हुआ ये कि जब टार्डी खां दिल्ली से भागकर अकबर के खेमे में पहुंचा तो अकबर शिकार खेलने गया हुआ था। बैरम खान ने टार्डी खां को अपने तंबू में बुलवा भेजा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बैरम खां अपनी शाम की नमाज को वजू करने के लिए उठ गए। तभी बैरम खां के लोगों ने तंबू के अंदर घुसकर टार्डी खान का कत्ल करवा दिया। जब अकबर शिकार कर वापस लौटे तो बैरम खां के नंबर 2 पीर मोहम्मद ने टार्डी खान के कत्ल की बात उन्हें सुनाई। बैरम खान ने पीर के जरिए अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद होगी कि वो उनके इस कदम का या फिर इस कृत्य का समर्थन करेंगे, ताकि अन्य लोगों को, दूसरे सैनिकों को भी सबक मिल सके कि जंग से भागने वालों का क्या असर होता है मुगल सेना में। तो अब हम देखते हैं कि हेमू ने किस तरह से सबसे बड़ी सेना मिलाकर पानीपत के ऊपर कूच किया। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपे पानीपत की ओर भेजना शुरू कर दिया। बैरम खान ने भी अली कुली शबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। शैबानी एक उज़्बेक थे और उनकी गिनती मशहूर लड़ाकों में होती थी। अबुल फैजल अकबर की जीवनी अकबरनामा में लिखते हैं, हेमू ने बहुत तेजी के साथ दिल्ली छोड़ी। दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा था, इसलिए रास्ते में आदम जात का यानी कि इंसानों का नामो निशान भी नहीं था।
हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1,500 के बीच हाथी थे। हाथियों के सूंडों में तलवारें और बर्छे बंधे हुए थे और उनके पीठ के ऊपर युद्ध कला में पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी नहीं देखे थे। वे किसी भी फारसी घोड़े की तरह तेजी से दौड़ सकते थे और फारसी घोड़ा और घोड़सवार को अपने सूंड से उठाकर हवा में फेंक सकते थे। हेमू के पास राजपूत और अफगानों की एक बड़ी फौज थी, तो अफगान पहले से ही मुगलों से चिढ़ बैठे थे। इसलिए जब भी भारत में कोई भी अलायंस बना है मुगलों के अगेंस्ट, तो अफगान आपको पहले दिखाई देंगे। अफगान मुगलों के अगेंस्ट थे हमेशा के लिए। तो हेमू के फौज में अफगानों की एक बहुत बड़ी फौज पानीपत में पहुंची थी, लेकिन अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। बैरम खान ने भी इस लड़ाई से अपने को अलग रखते हुए लड़ाई खास लोगों के ऊपर छोड़ दी। तो हम देखते हैं हेमू की बहादुरी। हेमू उस लड़ाई में सिर में बिना कोई कवच लगाए हुए उतरे। वे लगातार चिल्लाकर अपनी साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। वे अपने हाथी हवाई पर चढ़े हुए थे और सबसे आगे थे। तो बदायूं ने अपनी किताब में लिखा है कि हेमू के हमले इतने सदे हुए थे कि उसने मुगल सेना के बाएं और दाहिने हिस्से में अफरा तफरी फैला दी, लेकिन मध्य एशिया के घोड़सवारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हेमू के 7 हाथियों के सिर पर सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने उन पर तिरछा हमला किया, ताकि हाथियों पर सवार सैनिकों को नीचे गिराकर अपने तेज तर्रार घोड़ों के पैरों के तले रौंदा जा सके। इस लड़ाई का वर्णन करते हुए अबुल फजल लिखते हैं, बादलों जैसी गर्जना और शेरों की तरह दहाड़ते हुए दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शैबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी, लेकिन लड़ाई का रुख तब भी उनके तरफ नहीं मुड़ पाया। मुगल पूरी तरह से इस वक्त तक हार रहे थे और अकबर और बैरम खान वहां से भागने की सोच रहे थे। पार्वती शर्मा लिखती है, शायद अकबर उस समय सोच रहा हो किस तरह से पानीपत की पहली लड़ाई में उनके दादा बाबर की सेना ने सिर्फ 10,000, कई जगह 1200 या फिर 1500 भी लिखा गया है, सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1,00,000 सैनिकों को हराया था। लेकिन अकबर को ये भी अंदाजा था कि तब बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, वो हथियार था बारूद। लेकिन 30 साल बाद अकबर के पास कोई भी गुप्त हथियार नहीं बचा था। तब तक बारूद इतना आम हो चुका था कि अकबर ने सैन्य अभियान शुरू होने से पहले अपने तोपखाने के प्रमुख को आदेश दिया था कि हेमू के पुतले में बारूद भर के आग लगाई दी जाए, ताकि उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ जाए। अब तक तो अकबर पूरी तरह से हार रहा था, लेकिन तभी एक चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्सों में खलबली मचा दी थी। अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक तीर बहुत ही निशाने पर लगा। अबुल फैजल लिखते हैं, हेमू ने कभी भी घोड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शायद इसका ये भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति
हाथी पर सवार हो तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ज्यादातर हिंदू उत्तर भारत के इसी तरह से लड़ते थे। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुरी थी, लेकिन नाम समझी भरा फैसला था। लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू के आंख को भेदते हुए उनके खोपड़ी में जाकर फंस गया। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में मोहम्मद कासिम को कहते बताते हैं, इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया, अपने रुमाल से आंख को बांध दिया। इसके बाद भी उन्होंने लड़ाई लड़ना जारी रखा। सत्ता पाने की भूख हेमू में भी अकबर से कतई कम नहीं थी। तो हम देखते हैं इस लड़ाई का अंत किस तरह हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में हेमू अधिक रक्तस्राव से अपने ही हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह की लड़ाई में जब भी सेनापति इस तरह से घायल होता है या फिर वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसकी सेना पहली एक ही बात करती है, वो वहां से भाग खड़ी होती है। उसकी लड़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। इसीलिए जब अकबर और बैरम खां युद्ध स्तर पर पहुंचे तो हेमू की सारी सेना भाग खड़ी हुई थी और अकबर की सेना जीत की खुशी मना रही थी। निजामुद्दीन अहमद अपनी किताब तबाकत ए अकबरी में लिखते हैं, एक शाही कुली खां ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने को भेजा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़ा हुआ पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं, खुद हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां उस हाथी को हाँक कर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों से बांध दिया था। अबुल फजल लिखते हैं, 20 से अधिक लड़ाई जीतने वाले विजेता हेमू को रक्त रंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने हाल ही में बादशाह बने अकबर को कहा कि वो अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मारे। अपने सामने घायल पड़े हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खां की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुआ। फिरोजशाह मानते हैं कि अकबर ने हेमू को अपने तलवार से छुआ भर, लेकिन वेस्टन स्मिथ और हरबंस मुखिया का मानना है कि अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार इस्तेमाल की। लेकिन आम धारणा यही है कि बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। देश के आजादी के लिए जीवन का बलिदान। भूषण रॉय ने अपनी किताब सक्सेसर ऑफ शेरशाह में लिखा, हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत में वो हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए मुगलों से लड़े। उसकी सेना के दाहिने हिस्सों की कमान संभाली थी। शादी काकर ने जब बाएं हिस्से का नेतृत्व किया था रामाया ने। अगर वो कुछ और साल जीवित रहते तो उन्होंने भारत में हिंदू राज्य की नींव हमेशा के लिए रख दी होती। वेस्टन स्मिथ अकबर की जीवनी में लिखते हैं, अकबर विदेशी मूल के थे। उनके रगों में बह रहे खून की एक बूंद भी भारतीय नहीं थी। अपने पिता की तरफ से वे तैमूर लंग की 7वीं पीढ़ी से आते थे, जबकि उनकी माँ
फारसी मूल की थी। इसके विपरीत जब हम हेमू को देखते हैं, हेमू भारत की मिट्टी के थे और भारत की गद्दी और प्रभुसत्ता पर उनका दावा ज्यादा बनता था। क्षत्रिय या फिर राजपूत न होने के बावजूद हेमू ने अपने देश के आजादी के लिए युद्ध के मैदान पर अपने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, अपना खून बहा दिया। किसी मानव अस्तित्व का इससे महान अंत क्या हो सकता है? एक तेलघानी से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना कम नहीं था। उस जमाने में तो ये एक बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ जाकर उनकी जीती हुई बाजी को हार में नहीं बदला होता तो आज भारत का इतिहास कुछ अन्य ही होता, कुछ और ही होता। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने हर एक समाज बांधव को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय तेली समाज, जय संता जी, जय मां कर्मा, जय राजिम माता।